नमस्कार, देश की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। आरोप करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। 1 से 19 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र, होगी 15 बैठकें। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दी जानकारी। एसआईआर पर बहस की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज उत्तराखंड दौरा, रजत जयंती समारोह में पीएम होंगे शामिल। 8,260 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात। आज थमेगा बिहार के दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का शोर। अंतिम दिन हिमाचल से चंपारण तक नेता झोंकेंगे ताकत, 20 जिलों में होगा मतदान। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज बिहार चुनावी दौरे पर रहेंगे। उम्मीदवारों के समर्थन 2 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। दिल्ली एयरपोर्ट में साइबर हमले का शक, एनएसए ऑफिस में मीटिंग के बाद हाई लेवल जांच शुरू। फ्लाइट्स ऑपरेशन 12 घंटे बंद रहा था। दिल्ली में जहरीले स्मॉग की आसमान में छाई परत, सुबह आईटीओ के पास आसपास की हवा में जहरीला धुआं बना गंभीर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिल्ली में जहरीले स्मॉग की आसमान में छाई परत, एक्यूआई की गुणवत्ता सूचकांक स्तर पहुंचा 420। आपको बता दें कि सुबह एक्यूआई के आसपास की हवा में घुला जहर, दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंची। एक्यूआई की गुणवत्ता पहुंची 420। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अखिलेश सिंह विशेष संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अखिलेश सिंह जी, क्या कुछ जानकारी है? दिल्ली की जो हवा है वो लगातार जहरीली होती जा रही है। देखिए, दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब होता जा रहा है और पूरी दिल्ली की बात की जाए तो वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार बढ़ रहा है और खासकर आईटीओ क्षेत्र है जो दिल्ली का, वहां पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 420 को पार कर गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड के तरफ से कहा गया है कि दिल्ली की जो आमो हवा है वो लगातार खराब हो रही है और स्मॉग यानी घना कोहरा काला छाया रहा, जो जहरीला वायु के रूप में नुकसानदायक लोगों के लिए साबित हो रहा है। इसको लेकर केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के तरफ से दिल्ली सरकार को निर्देश भी दिए गए हैं कि जो स्मॉग गन है उनका अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए, यानी सड़कों पर जो पानी का छिड़काव है उसकी क्षमता को और बढ़ाया जाए और पानी जो छिड़काव लगातार हो रहा है उसमें अधिक गाड़ियां लगाई जाए। इसके साथ ही एक और निर्देश दिया गया है कि जो एयर प्योरीफाई सेंटर हैं दिल्ली में जो काम कर रहे हैं वायु की गुणवत्ता सूचकांक के सुधार में, उनकी बेहद अहम भूमिका होती है। उनको तेजी के साथ चलाया जाए ताकि दिल्ली की जो आमो हवा है उसको और शुद्ध किया जाए। फिलहाल दिल्ली सरकार तमाम कदम उठा रही है लेकिन दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार नहीं हो रहा है। लगातार वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब स्थिति में बनी हुई है, जिसे केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के तरफ से गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। और फिलहाल अब दिल्ली सरकार के सामने एक ही कदम
हो सकता है कि ऑड इवन लगाकर गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाए। हालांकि कमर्शियल गाड़ियों की तरफ से और BS 6 से नीचे वाली सभी गाड़ियों पर प्रतिबंध दिल्ली सरकार की तरफ से लगाया गया है ताकि प्रदूषण को नियंत्रण लाया जा सके और वायु की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके और गुणवत्ता सूचकांक कम किया जा सके। फिलहाल इसमें अभी कमी आती नहीं दिख रही है। रहेगा हमारे साथ और भी अपडेट आपसे लेंगे और बता दें कि सुबह AQI की गुणवत्ता स्तर पहुंचा 420। दिल्ली की आबो हवा हुई खराब। सुबह AQI के आसपास की हवा में खुला जहर। AQI का गुणवत्ता सूचकांक स्तर पहुंचा 420। दिल्ली में जहरीले स्मॉग की आसमान में छाई परत। सुबह AQI के आसपास की हवा में घुला जहर। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर आज थमेगा बिहार के दूसरे चरण के चुनाव का प्रचार का शोर। दूसरे चरण का प्रचार आज शाम 5 बजे। अंतिम दिन सीमांचल से चंपारण तक नेता झोंकेंगे ताकत। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी की चुनावी रैलियां आज 2:30 बजे दूसरी रैली पूर्णिया में संबोधित करेंगे राहुल गांधी। सांसद राहुल गांधी का बिहार दौरा। विधानसभा चुनाव में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे राहुल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? राहुल गांधी की आज 2 चुनावी जनसभाएं हैं बिहार में। देखिए, राहुल गांधी आज बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी की आज ताबड़तोड़ 2 चुनावी जनसभाएं लगाई गई हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और भारी संख्या में आज राहुल गांधी की रैलियों में भीड़ जुटने की आशंका है। राहुल गांधी आज पहली चुनावी जनसभा करीब 1 बजे के आसपास किशनगंज में करेंगे और वहीं दूसरी चुनावी जनसभा करीब 3 बजे के आसपास पूर्णिया में करेंगे। राहुल गांधी की आज आखिरी दिन होने वाली 2 चुनावी जनसभाओं में देखने को मिलेगा कि राहुल गांधी एनडीए को किस प्रकार निशाने पर लेते हैं। खासकर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार को नेशा पर लेकर चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे और बिहार की जनता से आज राहुल गांधी अपील भी करेंगे कि जिस तरह से बिहार में बदलाव की बयार बह रही है उसमें इस बार बदलना है। और चुनाव प्रचार में लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिहार की जनता ने पहले चरण के मतदान में किस तरह से इंडिया गठबंधन की हवा बनाई है और एनडीए का सफाया किया है। तो ये चुनाव प्रचार में सभी बातें राहुल गांधी की रैली में दिखेंगी और राहुल गांधी का जो आज चुनावी भाषण 2 चुनावी रैलियों में होगा उसे बेहद तीखा, तेज और धारदार कहा जा सकता है कि आज आखिरी दिन है, आखिरी मौका है। पूरी ताकत के साथ राहुल गांधी आज बिहार के विधानसभा चुनाव उतरेंगे और दोनों चुनावी रैलियों में पूरी ताकत झोंकेंगे। तन्वी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बने रहिएगा हमारे साथ और भी अपडेट आपसे लेंगे। और बता दें आपको कि राहुल गांधी की चुनावी रैलियां आज
दिल्ली से खबर जहां पर आज थमेगा बिहार के दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का शोर। दूसरे चरण का प्रचार आज शाम 5 बजे थमेगा। अंतिम दिन सीमांचल से चंपारण तक नेता झोंकेंगे ताकत। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 20 जिलों में होगा मतदान। दूसरे चरण में 122 सीटों पर 11 नवंबर को होगा मतदान। 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होगा। 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवार हैं मैदान में। करीब 3 करोड़ 70 लाख से अधिक मतदाता वोट डालेंगे। सीमांचल मगध क्षेत्र में रैलियों का होगा घमासान। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है आज बिहार चुनाव प्रचार का, जिस तरीके से आज प्रचार थम जाएगा शाम 5 बजे? बिहार विधानसभा चुनाव में 5 राजनीतिक दलों को अपने स्टार प्रचारकों को चुनाव की जनसभाओं में उतारने का आखिरी मौका है और 5 बजे तक ये मिला समय, उस समय चुनाव प्रचार थमेगा। तब तक बिहार विधानसभा चुनाव में लगातार अंतिम दिन, चाहे चंपारण हो, सीमांचल हो, मगध क्षेत्र हो, शाहबाद क्षेत्र हो, हम सीधे तौर पर कह सकते हैं सीमांचल, मगध, चंपारण और शाहबाद क्षेत्र में आज सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में दिखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से जब आज 5 बजे थमेगा चुनाव प्रचार, तो इस बार के दूसरे चरण में 20 जिलों में मतदान होगा और 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। करीब 20 जिलों की 122 सीटों पर होने वाले चुनाव में करीब 1302 प्रत्याशी मैदान में। इनमें 1165 उम्मीदवार पुरुष हैं, 136 महिला दावेदार चुनावी मैदान में है, तो एक कैंडिडेट थर्ड जेंडर के रूप में भी मैदान में उतरा हुआ। वहीं करीब दूसरे चरण के मतदान में 3 करोड़ 70 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 1.95 करोड़ पुरुष और 1 करोड़ 74 लाख महिला मतदाता हैं। और सीमांचल से लेकर मगध और चंपारण शाहबाद क्षेत्र में आज धुआंधार चुनावी रैलियां आखिरी दिन देखने को मिलेंगी। और ये आज 5 बजे जब चुनाव प्रचार थमेगा तो ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक दल अपने आज वो दावे करेंगे कि उनकी चुनावी इस दंगल में पार्टियां जीत रही हैं, कैंडिडेट जीत रहे हैं, उनकी सरकारें बन रही हैं। लेकिन देखना होगा कि जब 14 नवंबर को मत पत्रों की गिनती होगी, जब वोटों की गिनती होगी, तो काउंटिंग में कौन किसके सर ताज बनता है और कौन किसकी बाजी मारने में कामयाब होता है और किसकी सरकार अगले बिहार में बनेगी। बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि बिहार चुनाव का प्रचार प्रसार आज थम जाएगा। 11 तारीख को वोटिंग होगी और 14 तारीख को रिजल्ट्स आएंगे।
और दिल्ली से खबर जहां पर सांसद राहुल गांधी का बिहार दौरा। विधानसभा चुनाव में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। 11:45 पर चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। 2:30 बजे दूसरी रैली पूर्णिया में संबोधित करेंगे राहुल गांधी। बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां पर उत्तर प्रदेश एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नोएडा से फरहान नबी सिद्दीकी को गिरफ्तार किया। उस पर धार्मिक पुस्तकों को छिपाने की आड़ में विदेश से अवैध फंडिंग लेने, उन्मादी साहित्य छापने और विदेशियों तथा अवैध बांग्लादेशियों को गैर कानूनी ढंग से शरण देने का आरोप है। एटीएस के अनुसार फरहान नबी धार्मिक समूहों के बीच शत्रुता और वैमनस्यता फैलाने वाली किताबों का प्रकाशन करता था। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीतापुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मौलाना ने मदरसे में पढ़ने वाली बच्ची से किया रेप। पीड़िता ने परिजनों को सुनाई आप बीती। 3 दिन पहले मौलाना ने मदरसे में किया था रेप। मदरसे पहुंचे परिजनों ने 112 पर दी घटना की सूचना। पुलिस के पहुंचने से मौलाना हुआ फरार। पुलिस ने मौलाना की पत्नी को हिरासत में लिया है। घर के ऊपरी हिस्से में चल रहा था अवैध मदरसा। मदरसे में रहकर तालीम ले रही थी पीड़िता। लखीमपुर जिले की रहने वाली है पीड़िता। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा। शहर कोतवाली के पुराना सीतापुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने मौलाना की पत्नी को लिया हिरासत में। घर के ऊपरी हिस्से में ही संचालित था अवैध मदरसा। लखीमपुर जिले की रहने वाली है पीड़िता। मदरसे में रहकर तालीम ले रही थी पीड़िता। लखीमपुर जिले की रहने वाली है पीड़िता। पुलिस के पहुंचने पर मौलाना हुए फरार।
कोतवाली नगर को डायल 112 के माध्यम से प्राप्त हुई कि थाना स्थानीय पे स्थित एक मदरसे के प्रबंधक के द्वारा वहां पे पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ दुष्कर्म कारित की गई है। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ से खबर जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बिहार दौरा। आज बिहार में चुनावी ताबड़तोड़ जनसभाएं करेंगे सीएम। सुबह 10:30 बजे सिकटी विधानसभा में जनसभा करेंगे। सुबह 11:30 बजे नरपतगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:30 बजे छातापुर विधानसभा में करेंगे जनसभा। दोपहर 1:30 बजे विस्पी विधानसभा में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ताबड़तोड़ जनसभाएं हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज। सुबह 11:30 बजे नरपतगंज में जनसभा। दोपहर 12:30 बजे छातापुर विधानसभा में करेंगे जनसभा। दोपहर 1:30 बजे विस्पी विधानसभा में जनसभा को करेंगे संबोधित। सुबह 10:30 बजे सिकटी विधानसभा में जनसभा को करेंगे संबोधित। दोपहर 12:30 बजे छातापुर विधानसभा में करेंगे जनसभा। सीएम योगी का बिहार दौरा आज। सुबह 10:30 बजे सुबह 11:30 बजे नरपतगंज में सीएम की चुनावी जनसभा। सीएम योगी का बिहार में आज ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाएं। खबर यमुनानगर से है। यमुनानगर के प्रतापगढ़ बस स्टैंड में हुए हादसे में चालक की जान जाने के बाद परिवहन विभाग नींद से जाग गया है। परिवहन विभाग ने प्रतापनगर में लंबे समय से बंद पड़े कैमरे को ठीक करवाया। इसके साथ ही छात्राओं के लिए प्रतापनगर से यमुनानगर केवल महिलाओं के लिए 4 अन्य बसों को भी प्रतापनगर यमुनानगर रूट पर शुरू किया गया। हादसे से सबक लेते हुए विभाग के कर्मचारी प्रतापनगर बस स्टैंड पर सतर्कता बरतते हुए कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। ज्ञात होगा कि 6 नवंबर को प्रतापनगर बस स्टैंड पर दिल्ली पोटा साहिब रोड पर चलने वाली बस ने 6 छात्राओं को कुचल दिया था, जिसमें एक छात्र की उपचार के दौरान मौत हो गई थी।
पहले थे 5 कैमरे, 3 नए कैमरे और लगे हैं। जी। टोटल 8 कैमरे हैं यहाँ पे। अच्छा जी। सारे के सारे कैमरे चल रहे हैं। ठीक है जी। सारी लोकेशन बस स्टैंड की कवर कर रहे हैं। और एक्स्ट्रा यहाँ पे 4 नई गाड़ियाँ लगी हैं हैदराबाद से यमुनानगर के लिए। जी। एक लेडीज़ बस लगी है वो स्पेशल। और कर्मचारी छात्राओं को, सवारियों को बस में चढ़ा रहे उतार रहे। एसपी साहब की तरफ से वो है कि बार बार चक्कर लगाओ यहाँ पे और ज़्यादा भीड़ नहीं, सभी को जो सुविधा हो सभी को, ठीक है जी। और बार बार एसएचओ साहब भी सभी चक्कर लगाते हैं, ठीक है जी। पूरा आदेश है एसपी साहब की तरफ से कि आप बार बार चक्कर लगाते रहो। बस स्टैंड है, कॉलेज है, सब में जाना है, इससे किसी ने असुविधा ना हो, ठीक है जी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेश शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा में शामिल अनुयायियों को पाली चौक के आगे बायोमेडिकल कॉलेज में दोपहर का भोजन कराया गया। यहां हुई बातचीत के दौरान पदयात्रा को लेकर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, हमारा देश पहले से हिंदू देश है। यह यात्रा देश को एक सूत्र में पिरोए रखने के उद्देश्य से निकाली जा रही है, इसलिए अधिक से अधिक शरणार्थियों को उनके सत्संग में शामिल होकर कथा सुननी चाहिए। सत्संग में दिए जाने वाले विचार देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के मार्ग प्रशस्त करेंगे। बिल्कुल मैं आया हूँ और मैं और भी जो हमारे भाई है सभी को मैं बताऊंगा कि आप सब लोग आइए और जो ये गुरुजी ने जो ये पद यात्रा कर रहे हैं इसको सफल बनाइए, क्योंकि मतलब जो जितने हमारे हिंदू भाई है अलग अलग बटे हुए हैं वो तभी वो इकट्ठे हो सकते हैं जब मतलब आप मतलब गुरु जी का सत्संग सुनेंगे। जीरो की यात्रा दूसरे दिन पर देश को एक करने के लिए इस देश में आज जगतगुरु शंकराचार्य ने एकात्म यात्रा की, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की, प्रभु श्री राम ने याद करने के लिए वनवास यात्रा की। उसी प्रकार हम हिंदुओं को एक करने के लिए सनातन हिंदू एकता यात्रा कर रहे हैं। भेदभाव छुड़ाना भारत चाहते हैं, लोगों के दिलों में सनातनीय संस्कृति का प्रचार व विचार चाहते हैं। इसलिए हम ये 150 करोड़ भारतीयों की 150 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। खबर गुरुग्राम से है, जहां पर दौरे पर पहुंचे डीजीपी ओपी सिंह ने साइबर अपराधों को गंभीर समस्या स्वीकार किया। साथ ही दावा किया कि सामने आने वाले मामलों को दर्ज करते हुए ग्रामीणों को गिरफ्तार किया जाएगा, उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए काबिल पुलिसकर्मियों को बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि डिजिटल रिस्क नाम की कोई चीज़ नहीं होती है।
संजय यादव से शुरू करते हैं। कल फोन पर कई ज्ञान मुझे ये दे रहा था, शुरू हो जाओ। बताओ क्या क्या करना है। हमारे पास ज्ञान का भंडार है, दो ना, डिपेंड करता है कि वो कितना काम आता है कितना नहीं आता। उससे क्या फर्क पड़ता है। जो डॉक्टर नहीं है उससे इलाज के बारे में पूछ लो तो उल्टा पुल्टा ही बोलेगा, तो सुनेंगे, कोई बात नहीं। तो जैसे कि आदमी को डिस्कस ना करें, प्रोसेस को डिस्कस करें। तो आपको क्या, अगर कोई 3 चीज आपको कहने कहा जाए तब क्या कहेंगे? एक से शुरू करते हैं, क्योंकि इतने सारे। पहला काम तो कहना आप, क्योंकि आप पब्लिक लाइफ में हैं, लोगों से मिलते हैं, सुनते हैं सब कुछ। हरियाणा के रेवाड़ी में जमीन विवाद को लेकर सैनिक परिवार पर हमला कर दिया गया। इस मामले में सैनिक, उसके बाद पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल सैनिक नायक गजेंद्र सिंह को दिल्ली स्थित सैनिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो वहीं उसके बाद पिता को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। गजेंद्र सिंह ने सैनिक अस्पताल में एक वीडियो वायरल किया, जिसमें उसने बताया कि वह जम्मू कश्मीर में तैनात है। हाल ही में वो छुट्टी पर अपने घर आया हुआ था और अपनी जमीन पर निर्माण करवा रहा था, तभी परिवार के लोगों के साथ विवाद हो गया। उन्होंने छुट्टी आने से पूर्व अपनी कमांडर द्वारा हरियाणा के डीजीपी को पत्र लेकर सैनिक की सुरक्षा की गुहार लगाई थी। मेरा नाम दिनेश कुमारी, मैं एक फौजी की पत्नी हूँ। मेरे पति श्री गजेंद्र सुहाग भारतीय सेना में है। वर्तमान में मेरे पति बेस हॉस्पिटल में एडमिट है। 7 नवंबर 2025 को हमारे ही खेत के अंदर मेरे पति और सास ससुर के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जिससे उनको गंभीर चोटें आई हुई हैं। मेरे सास ससुर को पीजीआई रोहतक में रेफर कर दिया गया और मेरे पति को बेस हॉस्पिटल दिल्ली में एडमिट किया गया है। हमलावरों में वेदमित्र पुत्र रोशनलाल, देवानंद पुत्र रोशनलाल व उसकी पत्नी सुशीला और ट्रैक्टर चालक तेजपाल पुत्र रूप सिंह ने पहले भी हमारे जमीन पर कब्जा करने के मामले में मेरे सास ससुर के ऊपर जानलेवा हमला किया गया था। मैं पहले जम्मू कश्मीर में तैनात था जब मेरे परिवार पर हमला किया, और पुलिस से हम प्रशासन की बार बार अपनी सुरक्षा की गुहार मेरा परिवार लगा रहा था, और पुलिस अनदेखा कर रही थी उन एप्लीकेशन को। हर महीने एक एप्लीकेशन दी थी। अभी छुट्टी आने पर भी मेरे सीओ साहब ने एप्लीकेशन दी थी, सुरक्षा की गुहार लाई थी। पुलिस प्रशासन 112 ने हमारी हेल्प की, एम्बुलेंस ने 112 फिर भी नहीं पहुंची, और जो कातिल है वो सब इंस्पेक्टर है, पुलिस प्रशासन उसकी हेल्प कर रहा है।
रेलवे मंत्रालय की ओर से फिरोजपुर व दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की गई। ट्रेन फिरोजपुर, फरीदकोट, बठिंडा, धुरी और पटियाला स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन सुपरफास्ट है, श्रेणी में शामिल है और हर स्टेशन पर सिर्फ 2 मिनट का ठहराव करेगी। इसका किराया करीब 900 बताया जा रहा है और ये ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी। पटियाला स्टेशन पर इस मौके पर कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल के कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या मौजूद रही। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने भी ट्रेन में सफर किया और पटियाला स्टेशन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਰੇਲ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਬੀ ਤਾਲੀਆ ਜੀ ਨਾਲ ਆਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਦਾ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲੇ ਰੇਲਵੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਡਬਲ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਟ ਬਣਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਵਾਇਆ ਮੋਹਾਲੀ। ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੂਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਡਬਲ ਲੇਨ ਬਣੀ, ਡਬਲ ਟਰੈਕ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੱਕ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੱਕ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਾਲਾ ਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਥੱਲੇ ਰੱਖੋ, ਮਾਈਕ ਥੱਲੇ ਰੱਖੋ, ਦੇਖੋ ਮਾਈਕ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਰੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਹਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕੱਲਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨ ਦਾ ਦੋਹਰੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਿਜਲਈਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पंजाब के बठिंडा स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता और केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने विशेष रूप से ट्रेन में यात्रा करने पहुंचे। राव गुरमीत सिंह सोढ़ी भी फिरोजपुर से बठिंडा पहुंचे। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने कहा कि पंजाब अब तक डबल इंजन वाली सरकार से वंचित रहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते थे कि पंजाब को भी इसका लाभ मिले। बिट्टू ने बताया कि प्रधानमंत्री की ओर से बड़ी सौगात है, क्योंकि आज देश में 4 वंदे भारत ट्रेनों की हरिजन रेखा का रवाना किया गया, जिनमें से एक फिरोजपुर से चलकर बठिंडा पहुंची। नए सफर की शुरुआत का जश्न मनाएं और भारतीय रेल के भविष्य की इस चमकती किरण का स्वागत करें। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਏ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਪ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 27 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਦਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 27 ਚ
ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੌਰਵਮਈ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੁਗਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰੇਲ ਦੀ ਇਹ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ खबर गया जिससे जहां पर एनडीए समर्थित हम पार्टी के अत्रि विधानसभा के उम्मीदवार रोहित कुमार के समर्थन में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेला गांव में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से प्रत्याशी रोहित कुमार को जीत दिलाने की अपील करते हुए कहा कि एक भी वोट बेकार नहीं जाना चाहिए। सभी को समय पर मतदान केंद्र पहुंचकर मोदी और नीतीश कुमार को मजबूत बनाने के लिए एनडीए उम्मीदवारों को चुनाव में निर्वाचित कराने के लिए मतदान करना चाहिए। लेकिन आप आकर अपना विचार व्यक्त करें। धन्यवाद मंच का सफल संचालन और व्यवस्था करने के लिए। करके समृद्ध और विकसित बिहार के निर्माण को आगे बढ़ाना है और इसीलिए हम लगाए हैं। यह कार्य सुरक्षा के माहौल में होता है। कोई पेशेवर खानदानी माफिया और अपराधी अगर जीत जाएगा तो अपने परिवार के बारे में सोचेगा, लेकिन अगर एनडीए की सरकार बनती है, एनडीए का प्रत्याशी जीतता है तो बिहार के बारे में सोचेगा, विकास के बारे में सोचेगा। और इसीलिए यूपी में तो मैंने बुलडोजर चला करके माफिया और अपराधियों का ऐसा पस्त किया है यूपी में माफिया और अपराधी उसकी हड्डी पसली हमने बुलडोजर से रौंद करके उसको पस्त किया है। और इसी बीच आपको रायपुर से खबर बता देते हैं। रायपुर से खबर सीएम विष्णुदेव साय का बिलासपुर और बालोद दौरा आज। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं दोपहर 12:30 बजे रायपुर से बिलासपुर का दौरा। बिलासपुर में मां महामाया के करेंगे दर्शन। बिलासपुर में मां महामाया के करेंगे दर्शन। दोपहर 2:30 बजे बिलासपुर से रवाना होंगे सीएम। दोपहर 12:30 बजे रायपुर से बिलासपुर जाएंगे। बिलासपुर के बाद बालोद जिले के लिए होंगे रवाना। दोपहर 2:30 बजे बिलासपुर से रवाना होंगे सीएम। राम संबलपुर के मिनी स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित। सीएम विष्णुदेव साय का बालोद और बिलासपुर दौरा।
शाम 5:15 बजे मुख्यमंत्री रायपुर लौटेंगे। और देशी बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का